नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लांजी क्षेत्र अंतर्गत तिकोना लातरी के बीच सड़क किनारे और ग्राम सोधन गोंदरी में नक्सलियों ने बांधे बैनर, फेंके पर्चे। जंगलकूप में लकड़ी कटाई, वन समिति और पुलिस का किया विरोध। खबर की नहीं हो पाई आधिकारिक पुष्टि। कलेक्टर डीवीसी का हुआ स्थानांतरण। उज्जैन के अपर कलेक्टर दीपक आर्य होंगे बालाघाट के नए कलेक्टर। विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय संघ के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने की हड़ताल। तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक रहे बंद, बैंकिंग सेवा पड़ी ठप। नगर के जागपुर घाट पर नवजात का मिला शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को किया बरामद। नाबालिग का अपहरण करके छेड़छाड़ करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। बैंक सखी योजना का प्रशिक्षित महिलाओं को नहीं मिल पा रहा लाभ। एक वर्ष में महज 16 महिलाएं ही बन पाई है बैंक सखी। और कृषि उपज मंडी में हाई वोल्टेज के चलते इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जले, शासकीय कार्य हो रहे प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेश के तहत प्रदेश के 22 कलेक्टर एवं आईएएस अधिकारी के तबादले किए गए हैं, जिसमें बालाघाट कलेक्टर डीवीसी सिंह का स्थानांतरण करते हुए उन्हें मंत्रालय में पदस्थ किया गया है। अब बालाघाट जिले के नए कलेक्टर दीपक आर्य होंगे। आपको बताया कि आईएएस अधिकारी श्री आर्य उज्जैन में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। श्री आर्य ने नौकरी की शुरुआत बालाघाट से ही की थी। प्रोबेशन पीरियड में वे वर्ष 2013-2014 में बालाघाट में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब वहां 2 दिन पूर्व जन्मी एक नवजात बच्ची की मौत हो गई। नवजात बच्ची के परिजन ने महिला चिकित्सक गीता बारबाटे पर आशा कार्यकर्ता के माध्यम से 4,000 रुपए मांगे जाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे मामले में जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर AK जैन ने मामले की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही। प्राप्त जानकारी के अनुसार किरणापुर निवासी इमरान कुरैशी ने उनकी पत्नी आयशा कुरैशी को डिलीवरी के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया था, जहां 18 दिसंबर को उनकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। जन्मी नवजात बच्ची को गुरुवार को टीका लगाया गया था। रात में बच्ची स्वस्थ थी, लेकिन सुबह जब बच्ची के परिजनों ने बच्ची को देखा तो उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसे आईसीयू ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमसे तो लीजिए, हमने भी चेक की उनके साथ। आशा के साथ तो मेरी हुई उच्च बोले हमको डांटती, बोले डॉक्टर जी वो ऐसी बोल रही थी। आशा भी लोग पैसे मांगते हैं। हाँ मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मृतक नवजात बच्ची के पिता इमरान कुरैशी ने बताया कि महिला चिकित्सक गीता बारबाटे को देने के लिए ऑपरेशन के नाम पर आशा कार्यकर्ता ने उनसे 4,000 रुपए लिए थे। यहाँ आया था मैं 2 दिन पहले। क्या हुआ? सीजर से लड़की हुई थी, मुझे 4,000 रुपए सीजर के लिया गया मुझसे। किसने लिया? आशा कार्यकर्ता ने लिया। कौन है? क्या नाम क्या है? अनीसा कुरैशी। ये आपके वहीं की है? हाँ, किरणापुर की। क्या बोल के लिया उन्होंने पैसे? बोले सीजर के पैसे लगते हैं, बोले यहाँ 4,000 के लिए मैडम को देने को। किस मैडम ने सीजर किया? मैडम है इधर लोकले, क्या नाम है उनका? गीता बारबाटे। ये इधर नहीं है कि हाँ मस्जिद के पीछे में जस्ट हाँ वो उन्हीं को देने के लिए शुरू में गई थी उसके घर। तो आपने 4,000 रुपये दे दिया? नकदी दिया मैंने 4,000। क्या हुआ? फिर लड़की तो अच्छी थी लड़की, जो तबीयत खराब होने में क्या यहाँ सिस्टर कोई नहीं थी। रात में दौड़ की है तो कोई भी नहीं मिला हमें। हाँ, सीजर कब हुआ? सीजर 2 दिन पहले। 2 दिन पहले हुआ। हाँ, बच्ची नाम हाँ, टीका लगाए तो टीका लगाते समय भी, इंजेक्शन लगाते समय भी कुछ नहीं बताया गया मुझे। आपकी पत्नी का क्या नाम है? आयशा कुरैशी।
यानी क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही है? डॉक्टरों की लापरवाही है, सिस्टर की लापरवाही है, यहाँ रहना चाहिए उनको। इसकी आपने कंप्लेंट की है यहाँ पे प्रबंधक को? नहीं। वहीं मृतक नवजात बच्ची की दादी बिल्किश कुरैशी ने बताया कि जब बच्ची की तबीयत खराब हुई उस वक्त ट्रामा सेंटर के तीसरे मंजिल में कोई भी चिकित्सक या नर्स मौजूद नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने भी ऑपरेशन के नाम पर 4,000 रुपए मांगे जाने का आरोप लगाया। इसकी तबीयत ठीक थी जी, कुछ नहीं हुआ। कल इंजेक्शन लगाया इसको 2, फिर मैंने दूध पिलाई तो दूध भी पी उसने, रात में सोई। अब सुबह उसको उठाई मैंने बाइक, तो बाइक उठी नहीं। तो मैं कहती हूँ कैसी हो गई करके देखी, इधर उधर देखी डॉक्टर, इनको कोई नहीं मिला मेरे को। वैसे ही भागते लेकर गई, वो बोले आईसीयू रूम में लेकर जाओ बोले। फिर आईसीयू रूम में लेकर गई तो वहाँ पर बोले नहीं है, बोले कुछ नहीं हो, यानी ठंडी हो गई बोले। डॉक्टर के पास ले गई तो बोले डॉक्टर साहब बोले नहीं है, बोले इसमें कुछ है। किसकी लापरवाही मानते हैं? अबे पूरे डॉक्टर की लापरवाही है ना। नीचे नर्स वर्स भी कोई नहीं है, ऊपर में तो कोई नहीं, नीचे है। जाने को टाइम लगता है डॉक्टर साहब, जाने को टाइम लगता है। परसों के दिन भी तबीयत खराब है, 3 बजे रात को ले गई वहाँ ऊपर में। तो डॉक्टर साहब के पास गई तो मस्तक को पीट रहे थे वो। क्यों? क्या ये दरवाजा क्यों ठोक रहे थे? दरवाजा नहीं ठोकेंगे कि आपको उठाने के लिए उनको? केवल मृतक बच्ची के परिजन ही नहीं, अस्पताल में भर्ती अन्य प्रसूता महिलाओं के परिजनों ने भी ट्रामा सेंटर में ऑपरेशन के नाम पर पैसे लिए जाने का आरोप लगाया। मनसारा मिलवाते कहाँ से आए? बालाघाट से। किसने आपसे पैसे लिया और क्यों लिया? ऐसे करे थे, उनके हाथ से जरिए से दिए पैसे। कितने दिए? 3-3 हज़ार। क्यों दिए? वही जल्दी अपनी सीजर की। तो आपको मालूम नहीं कि निःशुल्क है जिला अस्पताल करके? क्या करे सर, मजबूरी है ना सर। किसने मंगा था आपसे पैसे? ये मैडम लोगों ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं ने कि मैडम ने? मैडम लोगों ने, यानी डॉक्टर ने मंगी थी? कौन सी डॉक्टर है? ये पता नहीं मुझे। यानी सबसे ही पैसे मांगते हैं? जी साथ सबसे 3-3 हज़ार। तो आप लोग विरोध नहीं करते कि हम पैसे क्यों दे करके? कैसे करे तो सर, इनसे भी नहीं बोलते, सबसे लेते हैं। आप लोगों से भी लिए क्या? सब पेशेंट से। आपसे भी लिए क्या? सब पेशेंट से। कितना लिए आपसे? 300-500 ऐसे। आपसे कितना लिए? 300 रुपये लिए। काय के लिए लिए? वो ऑपरेशन करवाए। अच्छा, यानी सीजर। तो आपने बोले नहीं कि सीजर करना के पैसे नहीं लगते करके? अगर पैसे नहीं लगते प्राइवेट में नहीं चले जाते? झूठ बोल रही है। कहाँ से आए हो? उन्हीं से। पुणे से। किसने मंगा था आपसे पैसे? पैसे दिए हैं। बारमाटे? तो उन्हीं मैडम नहीं मंगी थी कि आशा कार्यकर्ता ने मंगी थी? मैडम ने खुद मंगी थी पैसे। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन AK जैन ने मामले की लिखित शिकायत मिलने पर दोषी चिकित्सक के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। देखिए, ये बात तो है कि भाई लेबर रूम से हमारा SNCU इस पुरानी बिल्डिंग में है जैसा पहले से स्थापित है, और ये थोड़ी सी समस्या तो आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक ऐसी व्यवस्था की हुई है कि प्रातः जो है शिशु रोग विशेषज्ञ बराबर जाते हैं और सब बच्चों को देखते हैं। संभवतः जैसा आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को दूध पिलाया गया है और शायद उसके दूध जो है सांस की नली में चला गया, उसकी वजह से अक्सर इस तरह का हमको देखने को मिलता है कि सुबह तक बच्चा स्वस्थ रहता है और अचानक या रात्रि में खासकर कभी कभी माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला देती हैं, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। खैर, हम इस प्रकरण को संज्ञान में लिया है हमने, और हम इसकी पूरी जांच करेंगे। वैसे भी हमें चाइल्ड डेथ रिव्यू करनी होती है, प्रत्येक शिशु की अगर मृत्यु होती है तो उसे हमें देखना होता है। जहाँ तक बात है कि केयर नहीं करने की, तो हम इस बारे में जांच करेंगे कि भाई क्या बात है, और अगर किसी नर्स को दोषी पाएंगे या कोई किसी की लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ। शुक्रवार की दोपहर गायकुरी घाट पर एक नवजात शिशु की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरेका कोसमी से अंत्येष्टि के लिए मदनकर परिवार के लोग गायकुरी घाट आए हुए थे, जिन्होंने नदी के अंदर पानी में कपड़े में लपेटा एक नवजात का शव देखा, जिसकी सूचना उन्होंने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की है। महज दमाई। कब देखा आपने, कैसे क्या? मैं अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जब हमारे सरेगा से बॉडी आई थी, उसका कंडा वंडा जमा के हुआ था और अंगार उंगार लगाए थे, मतलब पैर धुलता हूँ करके पत्थर के ऊपर बैठा था।
तो उतने में देखा तो एक गमछा ऐसा फंसा हुआ था, तो मैं देखा तो उसमें बच्चा था, तो मैंने 2-3 लोगों को फिर आवाज़ लगाया और बताया कि मतलब बच्चा है यहाँ पे। क्या लगता है कब का होगा, किसने कैसे किया? 2-3 दिन का होगा लग रहा है। अज्ञात बच्चा पता नहीं किसी ने, हो सकता है कि डाल दिया, पैदा हुआ और तो पुलिस को सूचना दी थी क्या आप लोग? पुलिस को सूचना दे दी गई थी। कहाँ पर आए थे, कैसे सूचना मिली थी सर? सूचना मिली थी कि एक बच्चे की डेड बॉडी जो है जागपुर घाट में मिली हुई है, तो फ़ोन से सूचना मिली थी। उस सूचना पे हम लोग इधर आए तो देखा तो बच्चा जो है नवजात समझ में आ रहा है और मर्ग कायम करके जांच में लिया जा रहा है और पीएम के बाद स्थिति के लिए रोका जाए। मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा विगत वर्षों से बैंक सखी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत गोंगलई में स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में जिले की ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन महिलाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण यह योजना उनके लिए लाभ देने वाली साबित नहीं हो रही है। आपको बता कि ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा 2017 में शासन के निर्देशों के तहत बैंक सखी योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत करीब 35 महिलाओं को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र से 1 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिनमें से 16 महिलाओं को ही रोजगार मिल पाया है। वहीं इस वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 30 है, लेकिन इन महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे यह संभव प्रतीत नहीं होता है। हालांकि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इन महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जिन महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंकों में कार्य करने को मिला है, उन्हें मानदेय के तौर पर महज 1500 रुपये प्राप्त होते हैं, जो कि काफी कम है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश वैद्य का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बैंक सखी वाले मॉडल की अगर बात करूं तो ये मध्य प्रदेश NRLM ही इसको लीड करते हुए आगे आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक में वहाँ पर्याप्त मैन पावर नहीं होने के कारण से ये दिक्कतें होती हैं कि जो स्व सहायता समूह हर विकासखंड में हमारे गठित हैं, तो वो जो महिलाएं दीदियाँ उपस्थित होती हैं बैंक में, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक सखी एक नया कॉन्सेप्ट है। वो ऐसी दीदी है जो समूह के बीच से ही है और वो बैंक में बैठ कर के उनको खाता खोलने की कार्रवाई हो, चाहे वो CCL की कार्रवाई हो, तो उस पर वो मदद करती हैं। तो इसी के सिलसिले में विगत वर्ष में तकरीबन 35 ऐसी बैंक सखियों का प्रशिक्षण NRLM के माध्यम से दिलवाया गया था, जिसमें 16 तो आज वर्तमान में कार्यरत हैं। बैंक का अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो वो 35 में से पूरी 35 हो जाएंगी। आज एक प्रशिक्षण का समापन जिले में RCT जो हमारा केंद्र है वहाँ पे संपन्न हुआ, उसमें 30 दीदियाँ उपस्थित थीं। हम बैंक का सपोर्ट चाहेंगे, अगर बैंक सहमत है तो वो 30 दीदियों को। नगर से सटे ग्राम गोंगलई के कृषि उपज मंडी में हाई वोल्ट विद्युत करंट सप्लाई की वजह से मंडी कार्यालय में रखे कंप्यूटर सहित इलेक्ट्रिक सामग्री जलकर नष्ट हो गई, जिसके कारण मंडी कार्यालय की आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान मंडी के कर्मचारी प्रकाश सोनवानी ने बताया कि करीब 10 दिन पूर्व हाई वोल्टेज विद्युत सप्लाई की वजह से मंडी ऑफिस में रखे 2 कंप्यूटर, पंखे सहित 1 दर्जन ट्यूबलाइट खराब हो गए। वहीं हाई वोल्टेज की वजह से उन्हें विद्युत आपूर्ति बंद करना पड़ा है, जिसके कारण कार्यालय के जरूरी काम पर विपरीत असर पड़ा है। इस संदर्भ में उन्होंने विद्युत विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 10 दिन हो गया कृषि उपज मंडी गोंगलई में विद्युत विभाग में के द्वारा यहाँ की वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है। बार बार 220 का 440 वोल्टेज हो रहा है बार बार, जिसकी शिकायत हमने लाइनमैन, उनके अधिकारी, उपयंत्री विद्युत मंडल गोंगलई सरेका 1 में कंप्लीट किए। उसके बाद भी करीब 10-12 दिन हो गया, लेकिन कोई सुधार कार्य नहीं हो रहा है विद्युत विभाग बालाघाट द्वारा। अच्छा, कुछ सामग्री भी अभी हमारे बालाघाट मंडी की विद्युत वोल्टेज अधिक आने के कारण 2 कंप्यूटर जल गए, करीब 20 ट्यूबलाइट उड़ गए, है ना, पंखे जल गए। इस टाइप से हमारा मंडी का बहुत नुकसान हो गया। और हमारे मंडी के नुकसान के साथ साथ आजू बाजू जितने मकान हैं उनके यहाँ भी कई टीवी जल गई, कई पंखे जल गए, कई मोबाइल उड़ गए। इस टाइप से कई चीज़ का नुकसान हो चुका है। अच्छा, ऑफिशियल तौर पे किस प्रकार की दिक्कत है? अभी वर्तमान में लाइट सप्लाई अधिक होने के कारण ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहे हैं। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, जिसका ऑनलाइन ऑफिशियल काम नहीं हो पा रहे हैं।
ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत लामता रोड मगरदर्रा के पास बेलगाम ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों में राम पटेल, सोमनाथ पटेल, नरेश पटेल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज नागपुर रिफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी सरई टोला जिला सिवनी के निवासी है। सभी सगाई में धापेवाड़ा आ रहे थे। शिक्षा विभाग के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के टाइम टेबल घोषित कर दी गए हैं, लेकिन 5वीं एवं कक्षा 8वीं स्कोर्ड बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा न लिए जाने के चलते इन कक्षाओं के काफी छात्र शिक्षा अध्ययन में कमजोर है, जिसके कारण बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में इसका विपरीत असर देखा जा सकता है। लेकिन जिले के कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर स्कूल प्रबंधन के द्वारा छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है, ताकि इनका भविष्य संवर सके। नगर से सटे ग्राम नवेगांव स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कमजोर बच्चों को श्रेणियों में बांटकर निगरानी रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वे बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे परिणाम ला सके। इस संदर्भ में स्कूल की प्राचार्य श्रीमती आरती वर्मा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बच्चों को जो सबसे पहला तो जो आयुक्त महोदया का निर्देश है कि हमको बच्चों का ग्रेडवार सेक्शन बनाना था तिमाही के रिजल्ट के आधार पे, तो वो कार्यवाही हम लोगों ने कर लिए हैं। सेक्शन बांट दिए हैं। ABC वाले बच्चे एक सेक्शन में और D और E ग्रेड के बच्चे दूसरे सेक्शन में, उनकी क्लासें अलग हो गई हैं और उसी हिसाब से उनको कोचिंग की जा रही। स्कूल में जो अध्यापन कार्य चल रहा है वो उसी आधार पर है कि विशेष कक्षा और रेमेडियल कक्षा का आयोजन हमारी संस्था में हो रहा है। टाइम टेबल में उनको जगह दिया गया है। मैडम, आपके यहाँ जैसे देखा गया कि 64 बच्चे कमजोर हैं, क्या वजह लगती है आपको? भाई वजह ये है कि मिडिल स्कूल से बच्चे आते हैं, पहले बोर्ड परीक्षाएं अब नहीं होती, बच्चों को पास कर दिया जाता है, बच्चे यहाँ आ जाते हैं। 9th में स्थिति ये रहती है कि वो बिल्कुल लिखना नहीं जानते, नाम तक नहीं लिख सकते, पढ़ाई की बात तो बहुत दूर है। तो 9th में उनके साथ में बहुत मेहनत होती, लेकिन 9th में कितना उनको सिखाया जा सकता है, उनका सिलेबस भी रहता है, उसकी भी तैयारी रहती है। उनको बेसिक नॉलेज ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनको जो 8वीं तक की चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं, लेकिन बच्चे में उतना प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती जैसी होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा यदि होती तो बच्चा सीख कर आता, लेकिन अब ये है कि बिल्कुल बच्चे आके बैठ जाते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे, कुछ उदाहरण हमारी संस्था के ऐसे हैं कि बच्चा अभी स्कूल आया जब पढ़ाई चालू हुई 9th की। शासन के निर्देशों के तहत 15 नवंबर से सोसाइटी में धान खरीदी कार्य प्रारंभ किया गया। इस दौरान कांग्रेस द्वारा किसानों के हित में कर्ज माफी और 2500 रुपए मूल्य पर धान खरीदी का वचन पत्र में उल्लेख किए जाने के चलते कुछ किसानों के द्वारा धान को उपार्जन केंद्रों में नहीं लाया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते डंप धान के परिवहन और अन्य ठेके न करने से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का मानना है कि प्रक्रिया पूरी होने में विलंब किए जाने के कारण वे घाटे का सौदा करते हुए समर्थन मूल्य से कम की राशि में मंडी में धान बेचने को मजबूर हैं। इस मामले में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? विकेश चौरार। कहाँ रहते हैं? कुर्सी पार पगलटोला। यहाँ से कितनी दूर पड़ता है वाराणसी से? यहाँ से 40 किलोमीटर। तो ये बताइए, आप यहाँ मंडी में क्या लेकर आए? मंडी में मोटा धान लेकर के आया। तो क्या कीमत में बिका? ये तो गिरे रेट में गिरा है, 1350-1400 रुपये में बिका है। और सोसाइटी में क्या रेट है? सोसाइटी का रेट है 1750 रुपये। तो वहाँ सोसाइटी में क्यों नहीं बेच रहे हैं आप? सोसाइटी में इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है वहाँ। तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो खरीदी चालू है आपकी इधर सोसाइटियों में? खरीदी तो अभी तक के चालू थी, अभी वो बोले गठान नहीं आ रही है, बोले इसलिए बोले अभी बंद आई करके बोल रहा है, पैसे भी नहीं डाल रहा। फूलचंद मस्करे, कहाँ से? ग्राम बरबसपुर से, डूंगरमाली बरबसपुर से। तो ये कृषि उपज मंडी में धान लेकर आए आप? जी हाँ, धान लेके आए। किस कीमत में बिकी आपकी धान? हमारी धान गई है 1995 रुपये में। ये क्या बारीक वेराइटी की है,
मतलब कम से कम फिर भी 2600 रुपये में जाना था। लेकिन क्या करें, इसके पहले जो सरकार थी कहो चाहे वर्तमान में सरकार है, मंडी की कोई व्यवस्था बना के नहीं रखी है। खैर नई सरकार तो भी 4 दिन हुआ है, मगर इसके पहले जो सरकार थी उसने मंडी को ऐसी ध्वस्त कर दी जैसे कुछ कहा नहीं जाता। रहा सवाल इसके पहले जो यहाँ पे नेशनल कंपनी आती थी, उसके कारण मंडी का जो रेट उठा हुआ था उसको भगा दिया गया गौरी शंकर बिसेन के माध्यम से, कृषि मंत्री होने के नाते। उस चक्कर में जो है किसानों की धान सही मूल्य में नहीं जा रही है। अरे बाहर का व्यापारी नहीं आ रहा इसलिए उसकी दाम नहीं मिल पा रहे आपको? हाँ, बाहर का व्यापारी जब यहाँ से भगा दिया जाएगा तो बाहर का व्यापारी कैसे आएगा? अरे बाहर का व्यापारी को आना चाहिए। बाहर के व्यापारी जब आएंगे तो यहाँ का रेट अच्छा मिलेगा तो किसान और ज़्यादा अच्छी धान पकाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पकाएंगे। रहा सवाल समर्थन मूल्य गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने भी 1700 रुपये करी, इसके पहले तो कोई रेट ही नहीं था। सोसाइटी बंद है, वहाँ धान नहीं दे पा रहा है किसान। मंडी में आता है तो वही 1200 रुपये 1400 रुपये मोटा धान बिकता है। व्यापारी लोग ज़्यादा रेट में लेते नहीं। आपका नाम? लिकेश बिल्लारे। कहाँ रहते हैं? नवेगांव 3। तो आप भी कृषि उपज मंडी में धान विक्रय करने आए? हाँ, धान बेचने आए। तो आप अपनी सोसाइटी में क्यों नहीं बेच रहे? पैसे की समस्या है क्या, मोटल आए यहाँ पे 1400 रुपये और यहाँ पैसे नहीं मिल रहा है, खरीदी भी बंद है। अच्छा, सोसाइटी में बंद है इसलिए यहाँ लेके आए। तो सोसाइटी में क्या रेट है इसका? 1750 रुपये। 1750। और यहाँ 1400-1500 रुपये। यानी 350 रुपये का नुकसान हो रहा है आपको? हाँ, नुकसान हो रहा है। मजबूरी में आप बेचने आ रहे हैं? मजबूरी में बेचने जा रहे हैं। सोसाइटी में खरीदी नहीं हो रही तो किस तरह से परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो है, बहुत बड़ी परेशानी है। 1400 रुपये में धान दे रहे, 1750 रुपये रेट है। तो खरीदी क्यों नहीं हो पा रही है वहाँ पे? क्या पता आप खरीदें क्यों नहीं हो रही। तो ऐसा तो जैसे आपने जितनी लागत लगाया उसका निकल पा रहा है आपका? नहीं निकल पा रहा है, लागत तो बहुत ज़्यादा लग गई, नहीं निकल पा रहा है। नहीं, किसान परेशान है। नाम? संतोष मुड़े। कहाँ रहते हैं? चुटिया। ये बताइए यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं मंडी में आप? धान लेके आया हूँ सर। कौन सी क्वालिटी के धान लाए? बारीक क्वालिटी की। क्या रेट गया? 1600। 1600 रुपये कुंटल? तो आप सोसाइटी में क्यों नहीं बेच रहे समर्थन मूल्य में? समस्या है कि पेमेंट नहीं आ रहे, कुछ नहीं, काटे नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहे वहाँ पर। खरीदी बंद है वहाँ? खरीदी बंद है। क्यों बंद है ऐसा कोई बताया उन लोगों ने? कुछ गए होंगे? कुछ नहीं। तो आप मजबूरी में बेच रहे हैं कम कीमत में? बेच रहे। ये बताइए जैसे कि अभी ऋण भी जो माफ़ हुआ है वो ऋण से आप संतुष्ट हैं? नहीं। 3 लोगों का माफ़ किया गया है। वो तो डिफॉल्टर लोगों का माफ़ किया जी, जो कम से कम में 25 साल से नहीं पटा रहे उन लोगों का माफ़ हुआ। हम तो क्लियर वाले का कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है, नुकसान नहीं हो रहा है आपका? नुकसान ही हो रहा है। वहीं इस संदर्भ में मंडी सचिव कुंवर शाह से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि खुली बोली लगाकर धान बेची जाती है किंतु समर्थन मूल्य पर धान बिकना चाहिए। वारासिवनी तहसील कार्यालय में शुक्रवार को हम्माल एवं रेजा मजदूर यूनियन संघ के तत्वाधान में हम्माल मजदूरों ने मंडी सचिव के नाम नायब तहसीलदार लवीना घागरे को ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में यूनियन पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या है, व्यापारी कहते हैं काटा वाइज अलग अलग काटा व्यापारी वाइज। हाथ लगा दूंगा। मेरा नाम दुलीचंद चौधरी। हम यहाँ पे क्या है भी कार्यरत हैं और काम हमारा चालू है। व्यापारी लोग बोलते हैं कि व्यापारी अलग अलग काटा करो, और इसमें क्या है यहाँ कम से कम 20-25 व्यापारी होते हैं। 25 व्यापारी में 6-7 व्यापारी खरीदी कर ही नहीं रहे हैं। तो फिर अगर वो व्यापारी खरीदी नहीं करेंगे तो हमारे बाकी काटे वाले तो वापस चले जाएंगे, उनकी रोजी रोटी मार खाएगी। कितने काटे वाले हैं? काटे वाले 17 हैं और व्यापारी कम से कम 25-30 हैं। तो उसमें 6-7 व्यापारी खरीदी नहीं कर रहे हैं और उनका कहना है आप व्यापारी रस काटा करो। हम बोलते हैं व्यापारी रस काटा नहीं करते। कोई 500 खरीद रहा है, कोई 50 खरीद रहा है, कोई 100 खरीद रहा है, तो सब बराबर मिलके बांट रहे हैं और बराबर मिलके खा रहे हैं। उनका कहना है कि एक व्यापारी से मिलकर एक काटा वाला काटा करेगा। हाँ, एक व्यापारी का एक काटे वाला करेगा, ये उनका कहना है। अगर उस व्यापारी ने खरीद नहीं किया तो वो भूखे मर जाएंगे बन के बाल बच्चे। मुन्नी भाई आज। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं मंडी में? कम से कम 20-25 साल हो गए। अच्छा, मंडी के मजदूरी से ही आप परिवार का पालन करते हैं? हाँ। अभी क्या परेशानी आ रही है आपको वर्तमान में? वर्तमान में यही है कि काटा वाइज काटा करो करके व्यापारी बोल रहे हैं। तो हमारे भाई मन तो सब की मन है कि नहीं करते, हम सब मिलके जैसा बांट के आए हैं वैसे कोई व्यापारी खरीदी करते कोई करते नहीं। तो उसमें हमको दिक्कत पड़ जाएगी। अब व्यापारी यहाँ खरीदेंगे, यहाँ काटा करेंगे, वहाँ खरीदेंगे, वहाँ काटा करेंगे, तो मंडी में कहाँ नस्ते रहेंगे। मजदूरी निकल नहीं पाएगी आप लोग? नहीं। अब मजदूरी तो काली हमको तो कुछ भी नहीं पड़ रहा है। झाड़न बारन ले जाते हैं, वही में शामिल रहते हैं। मजदूरी क्या पड़ जाती है आपको? 15-20 रुपये। हाँ।
कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया है। युवक रोहित खैरवार वार्ड नंबर 7 मरारी मोहल्ला बालाघाट निवासी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक रोहित मरारी मोहल्ला का निवासी है जो नाबालिग लड़की को 2-3 माह से परेशान कर रहा था। 20 दिसंबर को रोहित ने डरा धमकाकर लड़की को किसी आशा दीदी के घर ले गया और कुछ घंटे बाद उसे काली पुतली लाकर छोड़ दिया, जिसकी जानकारी लड़की ने परिजनों को दी, जिस पर लड़की के परिजनों ने युवक की शिकायत कोतवाली पुलिस से की। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। ग्राम पंचायत रेंगाटोला में आदर्श क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के शुभारंभ मैच बालाघाट सरस्वती नगर क्रिकेट क्लब और बालाघाट बॉयज के बीच खेला गया, जिसमें बालाघाट बॉयज विजयी रही। हट्टा थाना अंतर्गत बालाघाट से गोंदिया रेलवे लाइन पर स्थित हट्टा रोड रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से गिरने से गंभीर रूप से घायल युवक जागेश तुरकर निवासी खारा की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज नागपुर में 15 दिन जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे इस युवक ने 21 दिसंबर की सुबह दम तोड़ दिया। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स एवं जिला प्रशासन के सहयोग से नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आगामी 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक अंतर्राज्यीय आनंद उत्सव मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर हनुमान चौक के पास स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स के अध्यक्ष महेंद्र देशमुख, सचिव देवेंद्र सिंह चंदेल, संरक्षक रोटेरियन एवं पद्मेश मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर उमेश बागरेचा, अभय सेठिया, रोटेरियन तपेश असाटी सहित क्लब के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सचिव श्री चंदेल ने बताया कि आनंद उत्सव मेला का आयोजन 28 दिसंबर से किया जा रहा है, जिसमें कमर्शियल और फूड के 34 स्टॉल और स्कूल के 3 स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इसमें हमारे साथी इकबाल मंसूरी और विजय ने 142 स्टॉल बनाए हैं कमर्शियल, और फूड के 34 स्टॉल जो बनाए हैं फूड के, और इसमें एक्सक्लूसिव स्टॉल बने हैं 4 और स्कूलों के लिए 3 स्टॉल बने होंगे। ये जैसे पिछले साल मेले थे, इस बार विजय अग्रवाल जी और इकबाल मंसूरी जी ने इसको डिज़ाइन किए हैं, जो निश्चित ही बहुत अच्छी सुविधा के साथ साथ सुरक्षित भी है। इसमें हम लोगों ने इस बार सुरक्षा का ध्यान ज़्यादा दिया है, जिसमें 3 इमरजेंसी गेट दिए हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है हमारे तपेश असाटी जी संभालेंगे। इस बार चेयरमैन है वो मेले कमेटी के, और साथ में आशीष मिश्रा जी है कमेटी में, और रोटरी का हर मेंबर अध्यक्ष है, और अध्यक्ष हमारे इस बार के हैं एडवोकेट महेंद्र देशमुख जी, और हर व्यक्ति इस क्लब का अध्यक्ष है, हर व्यक्ति सेक्रेटरी है। मैं सभी सदस्यों से चाहूँगा कि वो रोटरी को अपना पूरी समय अब से लेना शुरू करें, क्योंकि बहुत सीमित समय बचा है हमारे पास। 7 या 8 दिन है, अभी तक हमारी उपस्थिति काफ़ी कम थी सदस्यों की। मैं आज सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज से 7 दिन कम से कम रोटरी मेले के नाम। इस दौरान अभय सेठिया ने कहा कि मेले के माध्यम से नगर वासियों के चेहरे पर खुशी नजर आएगी। आनंद मेला के रूप में चालू किया है, आनंद उत्सव में निश्चित रूप से यहाँ के व्यापार को भी फर्क पड़ा, उसका अच्छा देखने मिलता है, यानी व्यापार बढ़ रहा है। फर्क पड़ा मतलब कम नहीं हो रहा है। और पूरे जिले में रोटरी क्लब ने जो अपनी छाप पड़ाई है, जहाँ मानवता के काम तो कर रहे हैं, पीड़ित मानवता के लिए स्वास्थ्य क्लब, स्वास्थ्य के कैंप लगा रहे हैं, हम अन्य काम कर रहे हैं। वहाँ जब इस प्रकार के मनोरंजन के साधन बनते हैं, निश्चित रूप से पूरे बालाघाट में, मेरे ख्याल से आजू बाजू जिलों में भी ऐसा काम नहीं हो रहा कि जहाँ जहाँ भी मेरे को जाने का अवसर मिलता है, पूरे देश भर भी इस बार 5-6 साल से मैं जरा फ्री हूँ, तो पूरे देश में घूमने का मौका मिल रहा है। समाज के कामों में भी जाते हैं, अन्य कामों से घूमने का अवसर मिलता है। पर जिस प्रकार की एक्टिविटीज बालाघाट नगर में होती है, वहीं संरक्षक व पद्मेश मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर श्री बागरेचा ने श्री सेठिया की बात का समर्थन करते हुए रोटरी क्लब के द्वारा आयोजित किए जा रहे मेले के लिए शुभकामनाएं दी। मेरी शुभकामनाएं है रोटरी क्लब के लिए, और जैसा कि
चंदन जी ने कहा कि व्यापार प्रभावित होता है, बिल्कुल सत्य बात है। अदर सेक्रेटरी ने उसमें बोल दिया, इसलिए कुल मिला के मेरे लिए कुछ बचा नहीं। मैं ये शुभकामना देता हूँ कि आपका जो ये आनंद मेला है, व्यापार मेला है, ये अच्छे और आगे और बड़े रूप में जाए। जहाँ तक पूरे क्षेत्र में महाकौशल क्षेत्र अगर मध्य प्रदेश में ऐसे आयोजन रेगुलर होते हैं, ग्वालियर मेले का नाम चलता है, उसके बाद मेरे ख्याल से बालाघाट मेले का ही नाम चलता है। जैसा कि सेठ जी ने कहा कि बालाघाट के लोग बहुत ज़्यादा हर मामले में आगे हैं, एक्टिव है, चाहे समाज सेवा हो, चाहे कोई सेवा का माध्यम हो, सभी क्षेत्रों में काफ़ी जागरूक है। और यहाँ का एजुकेशन भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। और जो यहाँ का विकास भी, जो डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो सब हम सब आप सबके के मार्फत ही हो रहा है। राजनीतिक रूप से तो काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला है, और राजनीतिक जो इच्छा शक्ति होना चाहिए बालाघाट के विकास के लिए, उसका अभाव है। शायद हो सकता है भविष्य में कुछ अच्छा हो जाए। इसी कामना के साथ मैं आप लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका आनंद मेला, हम सबका आनंद मेला और आगे अच्छे से कर। वहीं रोटेरियन श्री असाटी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। रोटरी क्लब ऑफ टाइगर्स का मेला 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे विभिन्न उत्पाद, जो लास्ट ईयर आपने देखा था कि अभी तक का सबसे बड़ा हमारा आनंद उत्सव जो आज तक इतिहास में बालाघाट में कभी नहीं हुआ, जो हमने 8 दिन रखा था, लेकिन पब्लिक की, जनता की फरमाइश पे हमने 2 दिन बढ़ाया। अभी तक हम मेला 7 दिन अधिकतम किया था, लेकिन लास्ट टाइम हमने 10 दिन किया था, क्योंकि ये हमें स्कूल की जो छुट्टियां मिली हैं बच्चों के लिए, स्पेशल हमें अतिरिक्त जो दिन छुट्टियों के मिले, इसके कारण से हमने मेला बढ़ाया। उनकी खुशियों के लिए हमने मेला 2 दिन एक्स्ट्रा किया। हमने ख़ास तौर पे इस मेले में बच्चों के लिए स्पेशल हमारे जो झूले हैं, झूले की हमने वैरायटी बढ़ा दी है। ख़ास तौर पे हमने जो व्यंजन रखे, जो हमारे फूड स्टॉल 22 होते थे, इस बार हमारे 37 स्टॉल हमारे खाने के, सिर्फ बच्चों के लिए। झूले जो हमारे पिछले साल 21 या 21 करीब थे, इस बार वो भी हमारे 30 से बड़े झूले। इस दौरान रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के द्वारा आयोजित मेला के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। किसानों की उपज का वाजिब दाम दिलाने एवं उन्हें दलालों और बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए शासन द्वारा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यापक व्यवस्था की गई है। साथ ही जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 165 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 15 नवंबर से अब तक 10,288 किसानों से 3,94,000 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। लेकिन परिवहन व्यवस्था न होने के चलते जिले के 165 केंद्रों में से कई केंद्रों में धान खरीदी बंद कर दी गई है। इनमें से कई केंद्र ऐसे हैं जिन केंद्रों पर किसानों से खरीदी गई हजारों क्विंटल धान चौकीदारों के भरोसे छोड़ दी गई है। परिवहन ना होने की प्रमुख वजह टेंडर ना होना बताया जा रहा है, जिसके चलते विभिन्न केंद्रों से खरीदी गई धान का उठाव नहीं हो पाया है। विभिन्न केंद्रों पर धान डंप होने के चलते उपार्जन केंद्रों पर धान रखने की जगह नहीं है, जिसके कारण उपार्जन केंद्र प्रभारियों द्वारा धान खरीदी का कार्य बंद कर दिया गया है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। समारोह दिलदार क्या है आप? चौकीदार। कौन सी सोसाइटी में? बालाघाट में। अच्छा ये बताइए, कब से धान खरीदी बंद है? और 15 दिन से बंद है। 5 तारीख से बंद है? हाँ। अच्छा क्यों बंद कर दी गई है? ये जगह नहीं रखने के लिए। तो ये बताओ, ये यहाँ पे क्या सोसाइटी वाले कर्मचारी वगैरह नहीं आते क्या, या आपके भरोसे छोड़ दिया गया? कर्मचारी आते फिर चले जाते हो, बाकी कोई नहीं रहता? तो मैं रहता हूँ और एक चौकीदार और है, वो खाना खाने गया है। 2 लोग रहते हैं। हाँ। तो फिर भी आज क्या संभावना लग रही है कि खरीदी चालू होगी, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? ऐसा बोल रहे थे सोमवार से होगी करके। सोमवार से होगी, लेकिन अभी तक नहीं होगी। तो किसान लोग आते हैं क्या? नहीं, अभी तो किसान आते नहीं। तो कुछ तो किसान आते होंगे पता करने के लिए? हाँ, पता करने आते, कब से चालू हो रही है। हाँ, परेशान हो रहे हैं मतलब किसान लोग। हाँ। मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि शुक्रवार को टेंडर खुलने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते टेंडर नहीं खोल पाए हैं। उन्होंने बताया कि अब शनिवार को टेंडर खोले जाने की जानकारी जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी द्वारा दी गई है।
टेंडर के खुलते ही विभिन्न उपार्जन केंद्रों में डंप रखी गई धान का परिवहन किया जाएगा। लालबर्रा पुलिस ने बीते दिनों मानपुर स्थित लक्ष्मी लॉन से मोटरसाइकिल चोरी और अन्य चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं 3 नाबालिग आरोपियों को किशोर न्यायालय बालाघाट और एक आरोपी को वारासिवनी न्यायालय में पेश कर उप जेल भेजा गया। परसवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटौरा पोंगार झोड़ी के जंगल में एक व्यक्ति का शव मिलने से इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश बरामद की। मृतक की शिनाख्त हरिलाल कोहरे पटौरा निवासी के नाम से परिजनों ने की। इस व्यक्ति की हत्या किए जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन पुलिस ने इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कह पा रही है। तेजराम बोरीकर, मैं पटोरा निवासी हूँ जी। मुझे शाम को पता चला कि हरी कोहरे ठेमा गया था अपने समधी के साथ, तो आया नहीं वापस। अच्छा, तो मैंने बोला अभी तो शाम हो गया, कल सुबह देखते अपन ढूंढते कहीं होगा तो। हाँ, तो फिर सुबह मैंने पता किया तो बोले उनके समधी साहब वहाँ ठेमा में रुके हैं, बोले कोई रिलेशन में। तो फिर मैं उनके घर गया। उनका घर हमारे टोला में है, एक अलग पटोरा से एक टोला है वहाँ पे हरी कोहरे का। हाँ, तो मैं बोला मैं ठेमा जा रहा हूँ, आप लोग इधर कुआं में चेक कर लो, इधर जंगल वंगल तरफ कुआं तरफ कहीं मिल जाए वो तो। हाँ, फिर हम लोग ठेमा चले गए तो उनके वो समधी मिले वहाँ पे, तो उनसे पूछे हम, तो बोले नातन को लेने गया था, बोले मैं पटोरा, वो एक नंदू है उसके साथ। हाँ, तो बोले नातन को लेके हम आ गए, बोले हमारे साथ समधी साहब भी आए, बोले साइकिल से। फिर वो समधी यहीं रुक गया, बोले पोंगार झोड़ी में। हम एक पर्स घूम गए करके हम फिर पुनः पटोरा गए, बोले वापस पर्स लाने। फिर वापस आए तो समधी साहब मिले नहीं, बोले तो हम लोग ठेमा आ गए, बोले बस इतना बात हुई। फिर हम वापसी में इधर आ गए। फिर गायकी को पूछे, यहाँ पे एक गायकी है पोंगार झोड़ी का, गाय चराता है वो टिकरा टोला का रहने वाला है गायकी। तो गायकी ने बताया साइकिल मैंने यहाँ पे रखा हूँ, बोले पोंगार झोड़ी में उन लोग की। वो शराब वराब पी रहे थे, बोले तीनों लोग, साइकिल वाइकिल नहीं चला सक रहे थे, बोले तो साइकिल रख दो ऐसा बोले तो मैंने साइकिल यहाँ रखवा दिया, बोले पोंगार झोड़ी में। फिर उतने में इनका फ़ोन आ गया, इधर गाँव वाले किसी ने देखा होगा, बोले इधर जंगल में मृत पड़ा है ऐसा करके। फिर सब लोग आए यहाँ पे देख। जी सर, आज जो यहाँ पे घटना हुई है इसके बारे में सर आपको क्या जानकारी है, कैसे पता चला आपको आज? आज ग्राम पटोरा के हरीलाल कोहरे की जानकारी मिली थी कि घर में यहाँ जंगल पे मरा पड़ा हुआ है। ग्रामवासी और मृतक की जो पत्नी है भ्यूराबाई थाने में आकर रिपोर्ट की थी कि मेरा पति यहाँ जंगल में मरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर मौके पे आए तो ये ग्राम पोंगार झोड़ी के जंगल में नर्सरी है। ये इनका पति जो मृतक हरीलाल पट्टावस्था में मरा पड़ा हुआ है। तो प्रथम दृष्टया जांच पर अभी कहना मुश्किल है, डॉक्टरी पीएम रिपोर्ट के आने पर बाद। नगर के नगर पालिका स्कूल मैदान में जिला स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, कबड्डी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पाठक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकास खंडों से आए महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने मैच में शामिल होकर अपने खेल का प्रदर्शन किया, जिसके बाद आगामी 25 दिसंबर से रीवा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जिले की 12 सदस्यीय सीनियर महिला कबड्डी टीम का चयन किया गया। आज का सेमीफाइनल में अभी तक 10 टीमों ने मैच खेल चुकी है। 25 से 28 तारीख तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रीवा में आयोजित है, जिसके लिए बालाघाट टीम का चयन बालाघाट जिले के म्युनिसिपल ग्राउंड के बास्केटबॉल कोर्ट पर
बोनस छोड़ो, बोनस नहीं है, कार में बोनस नहीं होती है, बोनस छोड़ो। कॉर्नर खेल रही है हरी ड्रेस वाली लड़की, बोनस छोड़, अब बाहर निकाल। अभी नो क्रॉस है। इस संदर्भ में कबड्डी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पाठक ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज जो यह आयोजन कबड्डी का रखा गया है, ये जिला स्तरीय महिला सीनियर कबड्डी टीम के चयन हेतु रखा गया है, जिसमें लालबर्रा, परसवाड़ा, बगदरा, बालाघाट और भी विभिन्न टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। ये महिला सीनियर टीम जो यहाँ से बनेगी बालाघाट से, वो यहाँ से रीवा में प्रतियोगिता में जो आयोजित प्रतियोगिता है उसमें भाग लेने हेतु बालाघाट से टीम बनकर जाएगी। उसमें 12 महिला खिलाड़ी चयनित की जाएंगी और जो 24 तारीख को यहाँ से रीवा के लिए रवाना होगी। रीवा में जो प्रतियोगिता का आयोजन है वो 25/12 से 27/12 तक है। उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बालाघाट से जो टीम चयनित किया जाना है, उसी के संदर्भ में आज ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। लांजी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पितकोना और लातरी के बीच सड़क के किनारे नक्सलियों द्वारा पर्चे फेंके जाने और पुलिस के विरोध में बैनर लगाए जाने की खबर मिली है, जिसमें नक्सलियों द्वारा जंगल में चल रही लकड़ी कटाई को बंद करने सहित अन्य बातों को लेकर जंगल समिति व पुलिस का विरोध किए जाने की बात कही जा रही है। खबर में दावा किया गया है कि यह बैनर और पर्चे जिले में सक्रिय माओवादी संगठन मलाजखंड एरिया कमेटी के द्वारा फेंके गए हैं। हालांकि इस खबर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले के संदर्भ में एसपी, एडिशनल एसपी, नक्सल सेल एसपी सहित अन्य अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ के राष्ट्रीय आह्वान पर शुक्रवार को जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की हड़ताल रही, जिसका नगर में भी व्यापक असर दिखाई दिया। नगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के सामने बैंक के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्टेट बैंक के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि संगठन द्वारा केंद्र सरकार 11वें वेतन समझौते में बैंकों द्वारा सभी स्केल के अधिकारियों हेतु मानदेय नहीं दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिसके चलते नगर के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में ताला लटके हुए दिखाई दिए। वहीं इसके अलावा अन्य बैंकों में कामकाज सामान्य तौर पर चलता रहा। किसने की है बैंकें बंद? हमने की है बैंकें बंद। किसने की है बैंकें बंद? हमने की है बैंकें बंद। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। आई भी है तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आई भी है तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ हमारा दावा है। इस संदर्भ में एसबीआई बैंक अधिकारी बलवीर सिंह बघेल और एसबीआई के शाखा वारासिवनी के प्रबंधक शैलेंद्र राय ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आपका नाम? मैं बलवीर सिंह बघेल। जी बताइए, हड़ताल रखी गई है, किन मांगों को लेकर हड़ताल रखी गई है? ये हड़ताल जो है हमारा जो है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन है, आईबॉक जिसका नाम है, इस यूनिट के द्वारा जो है देश की जो है पूरे देश में जो है आज एक दिन की जो है सांकेतिक हड़ताल रखी गई है। आपकी हड़ताल से बैंकिंग के कौन से काम प्रभावित होंगे? सारे काम प्रभावित होंगे। बैंक में कोई कामकाज नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे अधिकारी, लगभग 3 लाख अधिकारी जो है इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जो कि सारे जो है हड़ताल पर हैं। तो इससे ना बैंक में जो है कोई कामकाज नहीं हो पाएगा तो और ना ही कोई क्लियरिंग जो है कंडक्ट कर पाएंगे। तो इससे जो है करोड़ों रुपए का जो है चेकों का लेन देन प्रभावित होगा, लेन देन भी प्रभावित होगा। हमारी सिर्फ अधिकारियों की हड़ताल है, क्योंकि सारी बैंकिंग कारोबार पूरे इस भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी देखते हैं।
इसलिए पूरी तरीके से जितने भी हमारे ज़िले की या हमारे देश की बैंकें हैं वो सारी बंद है। 26 तारीख को और एक हड़ताल होने जा रही है जिसमें कि सारे जो हमारे कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग हैं वो जुड़े रहेंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा बैंकें सारी बंद हैं। अमोली रोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालबर्रा में ताला लटका रहा, जिससे उपभोक्ताओं को लेन देन के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख खान है। कहाँ रहते हो आप? मैं यही रहता हूँ अमोली, वार्ड नंबर 18। तो आप जैसे अभी बैंक आए हो तो क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? समस्या ये आ रही है, सुबह से मुझे जो पैसे की ज़रूरत है, लेकिन सुबह से जो है बैंक ATM सब बंद है। तो क्यों बंद है, आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, इसके बारे में कोई अनुभव नहीं। कोई नोटिस भी टंगा नहीं क्या यहाँ पे? नहीं, नोटिस भी नहीं टंगा है और किसी से पूछते हैं तो बताते भी नहीं। तो अब आप क्या करोगे जैसे आप पैसे नहीं निकलेंगे तो? अब क्या भाई, वही अब इधर उधर से उधार लेना पड़ेगा। बहुत परेशानी हो गई पैसों की, क्योंकि निकल नहीं रहा है पैसा। जो भी हमारा बैंक में है, ATM में है, अब वो निकल ही नहीं रहा है, लेकिन अब किसी से मांगना पड़ेगा पैसा, ज़रूरत है तो। साहब का परिचय? जी, मेरा नाम है मोहम्मद अरशद, मैं यही अमोली में रहता हूँ। सुबह से मैं 2 बार बैंक आके चले गया हूँ, मतलब आज खुला नहीं है बैंक, और यहाँ पे कोई सूचना कुछ नहीं लगा है कि भाई ये बैंक आज क्लोज रहेगा, कुछ इस टाइप का कुछ नहीं है इनके द्वारा। तो जानकारी भी नहीं लगी कि बैंक बंद है? कुछ नहीं, मैं 2 बार आया हूँ, अब खुलेगा तब खुलेगा, लेकिन खुला नहीं। बहुत से लोग आए होंगे? बहुत से लोग आए हैं, मेरे साथ भी आए थे 1-2 लोग, वापस चले गए। सब परेशानियाँ हो रही हैं। तो अब आप क्या करूँगे अब आगे? कुछ नहीं, अब काम चलाने के लिए इधर से कुछ करना पड़ेगा। लालबर्रा अंतर्गत शांतिनगर में सागर जिले से पहुंचे बंजारों को तहसील कार्यालय लालबर्रा में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 पद पर पदस्थ प्रमेंद्र हरनखेड़े द्वारा गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया गया। साहब का परिचय? मैं तहसील कार्यालय लालबर्रा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हूँ। सर कौन सा कार्य किया गया आपके द्वारा यहाँ पे? क्या है कि इसके पूर्व भी है तो सब वो डेरे लेके कुछ बाहर के लोग आए हुए थे जिनके पास में कोई भी आशियाना कुछ नहीं था। सर कितने दिनों से यहाँ पे थे वो? ये परसों के दिन आए थे शाम को। परसों के दिन मैं रात में लेट आया तो मुझे ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन कल ऐसा लगा कि इनके पास में ना ओढ़ने के कपड़े हैं ना बिछाने के कपड़े हैं। और रात में काफ़ी अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ठंड के कारण ऐसा लग रहा था कि जब हमको घर में अंदर ठंड लग रही है तो इनको भी काफ़ी ठंड लग रही होगी, और उनके पास में कपड़े नहीं थे। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व जिले के पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद किशोर शर्मा की शुक्रवार को 94वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। गुजरी बाजार स्थित गार्डन में स्थापित स्वर्गीय नंद किशोर शर्मा की आदमकद प्रतिमा के उद्यान के आसपास ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के द्वारा साफ सफाई कार्य कराया गया। इस संदर्भ में ज्ञानचंद शर्मा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। 24 दिसंबर पूज्य नंदकिशोर जी शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व सांसद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा स्थल पर प्रत्येक वर्षानुसार इस 24 दिसंबर के दिन जयंती समारोह मनाया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम पूजन अर्चन के उपरांत हनुमान चालीसा का संकीर्तन संगीतमय पाठ होता है। और यहाँ जितने नंदकिशोर जी शर्मा के फॉलोअर्स हैं, स्नेही प्रेमी हैं, पारिवारिक जन हैं, सब मिलकर इस समारोह को प्रतिपादित करते हैं। सर कौन सी जयंती बनाई जाएंगी? इस बार 94वीं जयंती है, क्योंकि पूज्य पिताजी का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 में हुआ था। उस अनुसार 94वीं जयंती मनाई जा रही है। तो कौन कौन सम्मिलित होंगे इस कार्यक्रम में? मेरे द्वारा समस्त जो कांग्रेस जन हैं, इसके साथ साथ सर्वदलीय लोगों को, जो जनप्रतिनिधि हैं। नगर के भटेरा चौकी स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को दीप यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं शनिवार को पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीमन्महाकालाय नमः।
मुख्य प्रतिनिधि जो है नियुक्त। साकल्य से, हवन सामग्री से, घी से आहुतियाँ देते हैं ना, लेकिन दीप यज्ञ में कार्यक्रम 21 दिन तक चालू किया रहता है। ये मार्गशीर्ष मास के 10वीं से कार्यक्रम चालू होता है और अब मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा के दिन ये कार्यक्रम का समापन होता है। क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं इसमें अभी 21 दिन तक महिलाओं ने व्रत किया है और रोज सुबह उठ के यहाँ पे पूजा होती है। 2-3 शिफ्ट में पूजा होती है। प्रतिदिन महिला 21 दिन तक पूजा करती है। आज क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ पे दीप यज्ञ का आयोजन किया गया है, जो कि क्योंकि कल यहाँ पे पंचकुंडी गायत्री यज्ञ होने वाला है। विगत 19 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में रोड शो के दौरान परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खुरसौड़ी निवासी रोशन लाल बनोटे की एक कार की टक्कर से मौत हो गई थी। साथ ही उनका एक मित्र घायल हुआ था, जिनके परिजनों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन 3 माह बीतने पर भी मृतक व घायल के परिजनों को मुआवजे की वह राशि नहीं मिली है। इस हादसे में मृतक व घायल के परिजनों को मुआवजा राशि दिए जाने एवं दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जागरूक युवा मंच द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को सौंपे गए इस ज्ञापन में युवाओं द्वारा मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लांजी क्षेत्र अंतर्गत तिकोना लात्री के बीच सड़क किनारे और ग्राम सोधन गोंदरी में नक्सलियों ने बांधे बैनर, फेंके पर्चे। जंगलकूप में लकड़ी कटाई, वन समिति और पुलिस का किया विरोध। खबर की नहीं हो पाई आधिकारिक पुष्टि। कलेक्टर डीवी से का हुआ स्थानांतरण। उज्जैन के अपर कलेक्टर दीपक आर्य होंगे बालाघाट के नए कलेक्टर। विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय संघ के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने की हड़ताल। तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक रहे बंद, बैंकिंग सेवा पड़ी ठप। नगर के जागपुर घाट पर नवजात का मिला शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को किया बरामद। नाबालिग का अपहरण करके छेड़छाड़ करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। बैंक सखी योजना का प्रशिक्षित महिलाओं को नहीं मिल पा रहा लाभ। 1 वर्ष में महज 16 महिलाएं ही बन पाई है बैंक सखी। और कृषि उपज मंडी में हाई वोल्टेज के चलते इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जले, शासकीय कार्य हो रहे प्रभावित। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।